हार्दिक हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो देखिए दोस्तों, आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में पुरा प्रजातियाँ। तो आपको यहाँ पर जानने के लिए जो है हमारे साथ बने रहना है वीडियो के अंत तक। और आपको जो है अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब किया, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली इस तरह के वीडियोस मिलते हैं। और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलते रहें। तो दोस्तों आज बात करते हैं यहाँ पर जो उत्तराखंड में पुरा प्रजातियाँ हैं। और पहली प्रजाति आपको यहाँ पर देखने को मिलती है कोल प्रजाति। तो आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको यहाँ पर किस तरह से पूछे जाते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आगामी यहाँ पर एग्जाम होने हैं, वन आरएक्स का एग्जाम होना है, पुलिस का एग्जाम होना है, पटवारी है, लेखपाल है, उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रजातियां हैं। तो आप बने रहे हमारे साथ। तो देखिए बढ़ते हैं आज की जो यहाँ पर पहली प्रजाति। तो पहली प्रजाति यहाँ पर देखिए कोल प्रजाति है। अब कोल प्रजाति के थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। कोल प्रजाति के बारे में, कोल प्रजाति जो है दोस्तों उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति समूह यहाँ पर कोल प्रजाति है। और कोल प्रजाति देखिए यहाँ पर जो है इसको साहित्य ग्रंथों में यहाँ पर कोलू का वर्णन जो है मुंड या सबर नाम से मिलता है। और नाग पूजा के साथ साथ ये लोग जो है लिंग पूजा भी करते थे। और यहाँ पर देखिए इसमें कुमार और कुमारी प्रथा का यहाँ पर इसमें प्रचलन था। और देखिए जो शिव प्रसाद डबराल जी हैं, इन्होंने जो है कोल या मुंड को हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति इनको माना है। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको याद रखें, कुमार और कुमारी प्रथा प्रचलित थी कोल प्रजाति में। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आपको जो प्रजाति देखने को मिलती है किरात प्रजाति। आप देखिए किरात प्रजाति के बारे में जानते हैं। किरात प्रजाति जो है कोल के बाद आने वाली जो इनका दूसरी प्रजाति है। तो कोलू के बाद जो है किरातों का आगमन होता है। और किरातों को यहाँ पर जो है किन्नर या कीर भी कहते हैं। यहाँ पर एक खीर नहीं है, इसे जो है किन्नर या कीर भी कहा जाता है किरातों को। आपको याद रखना है दोस्तों। देखिए कोलू के बाद जो है उत्तराखंड में किरातों का आगमन होता है, मैं बता चुका हूँ। और किरातों को जो है किन्नर या कीर भी कहा जाता है। और स्कंद पुराण में किरातों को जो है यहाँ पर भिल्ल कहा गया है, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपको पीडीएफ भी आपको दे देंगे, जिससे कि आपको जो है समझने में पढ़ने में सरलता होगी। आप देखिए यहाँ पर जो है इन्हें जो है दोस्तों याद रखना आपको। जो देखिए किरातों की जो भाषा या बोली क्या थी, मुंडा थी। किरातों की भाषा या बोली क्या थी, मुंडा थी। थोड़ा सा देखिए तो यहाँ पर जो है प्रजाति जो है किरात प्रजाति भ्रमणकारी पशुपालक वो आखेटक जाति थी दोस्तों। क्या थी, भ्रमणकारी थी, पशुपालक, आखेटक जाति थी। महाभारत की वन पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध भी किया था। और किरातों के साथ अर्जुन का यह युद्ध विल्लव केदार नामक स्थान पर हुआ, जिसे शिव प्रयाग भी कहा गया। क्या कहा गया, शिव प्रयाग भी कहा गया। तो याद रखना आपको, शिव प्रयाग भी कहा गया। बाणभट्ट की कादंबरी में इस क्षेत्र में किरातों के निवास की यहाँ पर पुष्टि करती है। तो आपको याद रखना है। आप देखिए कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जो कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किरातों का यहाँ पर आपको जो है वर्णन मिलता है। इसके जो रघुवंश महाकाव्य में यहाँ पर जो है किरातों के बारे में यहाँ पर उनका वर्णन मिलता है। और वर्तमान में जो किरातों के वंशज जो हैं डेडीहाट और अस्कोट में रहते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी कि नेक्स्ट प्रजाति आपको यहाँ पर जो जाति है देखने को मिलती है, वो है यहाँ पर हमारे पास खस जाति। देखिए खस जाति जो है याद रखना है, किरातों के बाद उत्तराखंड में खस प्रजाति का उल्लेख मिलता है, यानी कि इनका उद्गम होता है। किरात लोग आते हैं यहाँ पर। और महाभारत की सभा पर्व के अनुसार खस लोग महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। किसकी ओर से लड़े थे, कौरवों की ओर से ये लड़े थे। और यहाँ पर देखिए राजशेखर के काव्य मीमांसा के अनुसार उस समय मध्य हिमालय की कार्तिकेयपुर नगर में खसाधिपति का राज्य था दोस्तों। और 1885 में खसों को शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर प्रथा भी पाएगी। यहाँ पर देखिए घर जवाई की प्रथा थी इसमें, यानी कि घर जवाई रखने की प्रथा खसों में प्रचलित थी। और खसों की जो विधवा होती हैं, किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी। और जिसे यहाँ पर जो है टिकवा प्रथा कहा गया। अब टिकवा प्रथा किसे कहते थे, अगर खसों की जो विधवा थी किसी भी अन्य पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, और जिसे यहाँ पर टिकवा प्रथा कहा गया। और झटेला प्रथा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आता है। तो झटेला प्रथा क्या थी, जब खसों में व्याप्ति थी और यदि कोई स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करती है तो उसके जो पहले पति से जो उत्पन्न पुत्र को यहाँ पर झटेला कहा जाता था। और देखिए यहाँ पर जो है खसों में जो खस प्रजाति के लोग थे अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान कर देते थे, ये आपको याद रखना है। और खसों में जो है यहाँ पर पशु बलि प्रथा यहाँ पर प्रचलित थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आती है भोटांती क्या सौका प्रजाति। आपको ध्यान से समझना है इनको। तो भोटांती क्या सौका प्रजाति के बारे में जानते हैं। यह एक व्यापारिक प्रजाति थी दोस्तों। और काली नदी घाटियों में रहने वाले जो भोटिया प्रजाति को यहाँ पर जो है सौका कहते थे। क्या कहते थे, सौका कहा जाता था। काली नदी घाटी में रहने वाले जो प्रजाति को यहाँ पर जो है सौका कहा जाता था।
1914 से व्यापार करने की छूट मिली। अब देखिए क्या हुआ, 1914 ईस्वी में जो तिब्बत व अंग्रेजों के बीच समझौते के आधार पर भोटिया जाति को जो है तिब्बत से व्यापार करने की यहाँ पर जो है छूट दी गई। अब 1962 तक भोटिया जाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते रहे। फिर क्या हुआ, भोटांतिकों के जो समूह को यहाँ पर दोस्तों कुंच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भोटांतिकों के जो समूह है उसको क्या कहता है, कुंच कहा जाता था, याद रखना है। और भोटांतिकों की अनेक उपजातियां थी जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। गर्भयाल, गुंजियाल, मर्तोलिया, टोलिया, पांगती, राठ या संगोत्र में ये विभक्त थे। देखिए ये तो उनकी उपजातियां थी, कौन, गर्भयाल, गुंजियाल, मर्तोलिया, टोलिया व पांगती। फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब आपको यहाँ पर देख रहे हैं तो भोटांतिकों की उपजातियों के बाद जो है जो उपजाति थी राठ या संगोत्र में विभक्त थी। राठ को भोटिया लोग बिरादरी का सूचक मानते थे। किसका सूचक मानते, बिरादरी का। अब देखिए यहाँ पर एक प्रथा थी, रणबर प्रथा का प्रचलन दारमा, कहाँ, दारमा व व्यास घाटी में रहने वाले भोटांतिकों में थी रणबर प्रथा। और भोटिया लोग घुरमा देवता की पूजा जो है यहाँ पर जो है वर्षा देवता के रूप में करते थे, घुरमा देवता की पूजा। और भोटिया लोग जो है घबला देवी की पूजा जो है यहाँ पर घबला देवता की पूजा संपत्ति के व्यापार के संबंध में ये करते थे। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो बढ़ते हैं यहाँ पर थोड़ा सा उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर आता है उत्तराखंड का इतिहास जो है हमारे पास 3 खंडों में यहाँ पर विभक्त था। कौन कौन से यहाँ पर हैं आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से यहाँ पर 3 काल खंडों में विभक्त है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल है यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको समझना है। तो प्रागैतिहासिक काल में हम क्या समझते हैं, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है प्रागैतिहासिक स्थल यानी कि लाखों गुफा की बात हो रही है यहाँ पर। तो लाखों गुफा की बात हो रही है, तो लाखों गुफा 68 में MP जोशी ने यहाँ पर डॉक्टर MP जोशी ने की थी। और लाखों गुफा अल्मोड़ा के बाड़ेछिना के पास दल बैंड पर स्थित है। और देखिए यह जो है जो लाखों गुफा है सुयाल नदी के तट पर है। ये आपको नदी याद रखनी है, किस नदी के तट पर है, सुयाल नदी के तट पर है। और यहाँ जो है पशुओं व मानवों के रंगीन शैलचित्र यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर जो है लाखों गुफा के शैलचित्रों में जो है दोस्तों 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है इसकी तुलना, जो लाखों गुफा के शैलचित्रों की तुलना जो है मध्य प्रदेश के भीमबेटका के चित्रों से की जाती है। और यहाँ जो है नागफनी, ये नागड़ी नहीं है, ये नागफनी के आकार का यहाँ पर जो है एक भव्य शिलाश्रय भी है, याद रखना आपको। और यहाँ के जो शैलचित्रों का मुख्य जो विषय है सामूहिक नृत्य या नर्तक मंडली, इसका जो है एक मुख्य विषय है। अब यहाँ पर आता है ग्वारखा गुफा। अब देखिए ग्वारखा गुफा को समझते हैं। यहाँ पर ग्वारखा गुफा की बात हो रही है तो इसको समझना आपको। ग्वारखा गुफा चमोली जनपद के डुंगरी गांव में अलकनंदा नदी के तट पर है, और याद रखना है। फिर यहाँ पर देखो इतना ही इसके बारे में जानना है। और यहाँ देखिए यहाँ मानव, भेड़, बारहसिंगा के जो है 41 रंगीन चित्र मिले, जिसमें 8 चित्र मानव के थे। ग्वारखा गुफा की बात हो रही है। और ग्वारखा चित्रों का मुख्य विषय जो है पशुओं को हाका देकर भगाना है। यहाँ का क्या है मुख्य विषय, पशुओं को हाका देकर भगाना है। और पुरातत्वविदों की नज़रों में जो दोस्तों इसको लाने का श्रेय जो है राकेश भट्ट को जाता है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये बात करें हम ग्वारखा गुफा की, तो यहाँ जो मुख्य विषय क्या है, पशुओं को हाका देकर भगाना। और उसका क्या था, सामूहिक नृत्य, किसका, लाखों गुफा का। तो बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है किमनी गाँव। अब किमनी गाँव यहाँ पर देखिए उसकी बात कर लेते हैं। किमनी गाँव चमोली। अब देखिए किमनी गांव चमोली के थराली के पास पिंडर नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है, पिंडर नदी के तट पर। ये तट आपसे पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर से जो है सफ़ेद रंग से चित्रित हथियारों एवं पशुओं के शैल चित्र यहाँ पर जो हमको प्राप्त हुए हैं। अब देखिए फिर आता है यहाँ पर मलारी गाँव। मलारी गाँव की बात हो रही है। यहाँ पर देखिए मुख्य विषय जो आपको इंपोर्टेंट यहाँ पर याद रखना है, 5.2 kg का सोने का मुखावरण कहाँ से मिला, तो ये मलारी गांव से मिला। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों थोड़ा पहले मलारी गांव के बारे में जानते हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने 2001 और 1983 में मलारी गांव का यहाँ पर सर्वेक्षण किया, और यहाँ एक पशु का पूर्ण कंकाल मिला, जिसकी पहचान जो है हिमालयी पशु जुबू के तौर पर यहाँ पर की गई। और मलारी गांव चमोली जिले के सुदूर तिब्बत सीमा पर स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। यहाँ पर देखिए आता है हमारा ऐतिहासिक काल। प्रथम राजनीतिक शक्ति यहाँ पर जो होती है हमारी कुड़िंद वंश, तो इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो ऐतिहासिक काल के बारे में समझते हैं। आप देखिए यहाँ पर उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल समझते हैं इसके बारे में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं हम यहाँ पर ऐतिहासिक काल की। तो ऐतिहासिक काल में यहाँ पर आता है कुड़िंद शासक आते हैं। कौन आते हैं, कुड़िंद शासक, आपको समझना है।
कुणिंद शासक यहाँ पर आते हैं, तो कुणिंद शासन जो है उत्तराखंड में शासन करने वाली एक प्रथम राजनीतिक शक्ति है। कुणिंद लोग थे जो थे, ये उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी कुणिंद लोग। और कालसी के अनुसार प्रारंभ में कुणिंद लोग जो है मौर्यों के अधीन थे, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने यहाँ पर दिए हैं। अगर आपको किसी को भी PDF चाहिए आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर जो है किस तरह के डेली आपको वीडियोज़ मिलते हैं। वन आरक्षी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एग्जाम इसका सितंबर अक्टूबर में होने वाला है। पुलिस का है, SI है, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, बहुत से एग्जाम हैं, तो आपको बने रहना है हमारे साथ। तो आपको नोट करते रहना है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। देखिए कालसी लेख अनुसार प्रारंभ में कुणिंद लोग किसके अधीन थे? मौर्य के अधीन थे। किसके थे? मौर्य के अधीन थे। देखिए फिर क्या हुआ, कुणिंद शासन की जो जानकारी है एक मात्र स्रोत कुणिंद मुद्राएं हैं। जो कुणिंद शासन की जानकारी का एक स्रोत है वो क्या है? कुणिंद मुद्रा है। जो कटौच अनुसार, जो यशवंत टोच के अनुसार कुणिंदू ने उत्तराखंड में लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक शासन किया। 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, जो बताते जा रहा हूँ उसको नोट करना है। और कुणिंद वंश का शक्तिशाली जो शासक था वो क्या था? यहाँ पर अमोघ भूति था। कौन था? अमोघ भूति था। अमोघ भूति की रजत व ताम्र मुद्राएं पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा तक तथा दक्षिण में सुनेत से बेहद तक ये प्राप्त हुई। देखिए फिर क्या हुआ, अमोघ भूति की जो मुद्रा में प्राकृत में राज्ञ कुणिंदस अमोघ भूतिस महारजस अंकित था। किसकी? अमोघ भूति की मुद्रा में। और कुणिंद मुद्राएं उत्तरकाशी के देवढुंगा और टिहरी के अठूड से मिली। और महाभारत में कुणिंदू को द्विज कहा गया है। क्या है? महाभारत में द्विज कहा गया है और कुणिंद नरेशों को यहाँ पर द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। ये आपको याद रखना है। और कुणिंदू की जो पहली राजधानी थी क्या थी? कलकूट थी। कुणिंदू की दूसरी राजधानी शत्रुघ्न थी। और ये कुणिंद लोग जो थे शैव धर्मावलंबी थे। क्या थे? शैव मतावलंबी नहीं है, शैव थे, शैव धर्मावलंबी थे। क्या थे? शैव धर्मावलंबी थे। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर आता पर देखिए कुणिंद शासकों की जो मुद्राएं, जहाँ पर हमको जो है जानकारी 3 प्रकार की मुद्राओं से मिलती है। तो 3 प्रकार की जो मुद्राएं थी यहाँ पर वो हैं अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा, दूसरी है या चत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा, अल्मोड़ा प्रकार की और चत्रेश्वर प्रकार की। अब देखिए क्या हुआ, अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं रजत और तांबे की बनी हुई हैं, जिसमें जो है ब्राह्मी लिपि व खरोष्ठ लिपि का यहाँ पर लेख लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि व खरोष्ठ लिपि का यहाँ पर लेख लिखे गए हैं। और इसमें जो है दोस्तों क्या कहते हैं, जो हमारे अमोघ भूति की मुद्राएं हैं इसमें जो है मृग व लक्ष्मी के चित्र अंकित हैं। ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अल्मोड़ा सिक्के शिवपालित, हरिदत्त, शिवदत्त और मगभद्द थे। और अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में ये संरक्षित रखी गई हैं। ये आपको याद रखना है। तो देखिए ज़्यादा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उतने यहाँ पर पढ़ते हैं। फिर यहाँ पर आता है हमारे पास कुषाण काल। कुषाण काल, देखिए कुषाण काल की बात हो रही है। कुषाण काल जो है ये मुद्राएं जो है कुषाणकालीन मुद्राएं वीरभद्र, मोरध्वज, गोविषाण से प्राप्त हुए। अब देखिए वीरभद्र मतलब ऋषिकेश, वीरभद्र किसका पुराना नाम है? ऋषिकेश। और मोरध्वज यहाँ पर जो है कोटद्वार, गोविषाण जो है ये काशीपुर है। और कुषाणों का शक्तिशाली शासक था कनिष्क था। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कनिष्क था, जिसने तराई क्षेत्रों पर अधिकार किया। और कनिष्क का पुरोहित जो था क्या था? पतंजलि था। इसका वो कौन था? पुरोहित पतंजलि था। किसका? कनिष्क का। याद रखना है। और कुषाण शासक वासुदेव की 3 स्वर्ण मुद्राएं गोविषाण के टीले से प्राप्त हुई हैं। और कुषाणकालीन जो मुद्राओं में शिव व नंदी का चित्र यहाँ पर बना था। तो ज़्यादा जानकारी यहाँ पर जो है आपको नोट कर लेनी है, जो हम बताते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा ही बहुत कम है। फिर यहाँ पर आता है योधेय वंश। देखिए दोस्तों योधेय वंश की बात हो रही है। ये कुषाणों को कुचलने में मुख्य भूमिका जो है यहाँ पर इनकी रही योधेय वंश की। और योधेय जो है कुणिंदू के समकालीन थे। इनकी मुद्राएं जौनसार बाबर तथा कालो डांडा से मिली, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और योधेय शासकों को द्वि व त्रि मुद्रालेख वाले सिक्के प्राप्त हुए। फिर इसमें क्या होता है, योधेय शासकों के सिक्कों में शूलधारी कार्तिकेय का यहाँ पर चित्र अंकित है। ये आपको याद रखना है। फिर आते हैं युगशैल या गोत्री वंश। ये आपको देखिए यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनते हैं। गोत्री वंश का कालसी प्रदेश के आसपास का राज्य था। और गोत्री वंश का प्रतापी शासक जो था शीलवर्मन था। और शीलवर्मन ने बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किया। ये ने बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था। और शीलवर्मन ने यमुना तट पर 4 अश्वमेघ यहाँ पर जो है यज्ञ भी कराए थे। 4 अश्वमेघ यहाँ पर यज्ञ कराए थे। किसने? शीलवर्मन ने। तो बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो नेक्स्ट यहाँ पर वंश आता है हमारे पास। अब यहाँ पर आता है कुलूत वंश। कुलूत वंश की बात हो रही है। कुलूत वंश में क्या है,
कुलुत वंश जो है यहाँ पर कांगड़ा जनपद की कुल्लू घाटी में शासन कर रहा था। और कुलुत वंश की जानकारी जो है यहाँ पर व्रत संहिता व मुद्रा राक्षस से मिलती है। और कुलुत वंश का प्रतापी शासक जो था वीर्यस था, और वीर्यस की वृत्ताकार रजत मुद्रा यहाँ पर मिली, वृत्ताकार रजत मुद्राएं यहाँ पर मिलती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फिर आता है यहाँ पर काशीपुर में मित्र वंश। अब यहाँ पर देखिए काशीपुर में 2 मित्र राजाओं का उल्लेख मिलता है, पहला मात्र मित्र, दूसरा पृथ्वी मित्र। तो ज़्यादा जानकारी इनके बारे में नहीं है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पर आता है। अब आता है कर्तपुर राजवंश। जो कर्तपुर राजवंश है यह राज्य हिमालय प्रदेश, उत्तराखंड, रोहिलखंड और उत्तरी भाग शामिल था, और राजधानी इसकी थी कार्तिकेयपुर थी। तो समझ सकते हैं। और समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति में कर्तपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य के अधीन यहाँ पर राज्य बताया गया है। और कर्तपुर राज्य की जो राजधानी थी कार्तिकेयपुर थी, ये आपको यहाँ पर बता चुके हैं। और कुछ इतिहासकारों का यहाँ पर मानना है कि जो कर्तपुर है इसके कुनिंदु का ये शासन था। यहाँ पर गुप्त शासक स्कंदगुप्त के समय में हुणों का आक्रमण हुआ, और यहाँ पर जो है उसी समय कर्तपुर राज्य पर भी हुणों ने आक्रमण किया था। फिर आता है राहुल सांकृत्यायन ने अनुसार जो है हुण राजा जो थे तोरमाण व मिहिर कुल के अधीन कुछ हिमालय भाग यहाँ पर रहा है। ये कौन कहते हैं? राहुल सांकृत्यायन कहते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए। फिर यहाँ पर आता है हमारे पास छगलेश वंश। देखिए छगते हैं, छगलेश वंश की बात करें तो ये है लाखामंडल में मिले खंडित शिलालेख छगलेश वंश से संबंधित है। फिर खंडित अभिलेखों में 7 राजाओं का यहाँ पर नाम मिलता है, उल्लेख मिलता है। इन अभिलेखों में पहला नाम जो है नरपति जयदास का मिलता है। ये आपको छगलेश वंश के बारे में इतनी जानकारी जाननी है। फिर देखिए यहाँ पर आता है यदुवंश। यदुवंश बारे में जानते हैं। यदुवंश जो है दोस्तों, यदुवंशी राजाओं की जो है यदुवंश का शासन 6वीं-7वीं सदी के आसपास रहा। और यदुवंशी राजाओं की जानकारी लाखामंडल से प्राप्त जो राजकुमारी ईश्वरा के अभिलेख से यहाँ पर मिलता है। ये आपको मिलना चाहिए, पता होना चाहिए। और इस लेख में 11 पीढ़ियों में के 12 शासकों का नाम यहाँ पर उद्धृत है। और यदुवंश का संस्थापक कौन था? श्री सेन वर्मन था। ये आपको पता होना चाहिए। और यमुना प्रदेश की यदुओं की राजधानी सिंहपुर थी। कहाँ थी? सिंहपुर थी। और राजकुमारी ईश्वरा भास्कर वर्मन की पुत्री और तथा जालंधर राजकुमार चंद्रगुप्त की पत्नी थी। ये आपको बताना चाहिए। और ईश्वरा ने लाखामंडल में एक शिव मंदिर यहाँ पर बनाया था। तो ये पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। फिर बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। नागवंश आता है। नागवंश के बारे में जानकारी आपको लेनी है। फिर नागों की पुष्टि जो है गोपेश्वर त्रिशूल लेख से यहाँ पर मिलती है। और 6वीं सदी में कृतपुर राज्य का नागों का यहाँ पर कब्जा हो गया। फिर और नागों की पुष्टि जो आपको बता चुका हूँ त्रिशूल अभिलेख से, यहाँ पर त्रिशूल लेख से मिलती है। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में 4 राजाओं के यहाँ पर नाम थे। तो 4 राजा कौन कौन से थे? स्कंदनाग, गणपति नाग, विभुनाग और अंशुनाग यहाँ पर थे। ये जो त्रिशूल लेख है उसमें 4 राजाओं का यहाँ पर नाम थे। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। ये आपको बताना चाहिए किस ब्राह्मी लिपि का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर देखिए गणपति नाग उत्तरी नागवंश का शक्तिशाली शासक प्रतीत होता है। और गणपति नाग का रुद्र हिमालय गोपेश्वर में अभिलेख मिला। ये आपको बताना चाहिए। और नागों के बाद कन्नौज के मौखरी वंश का शासन रहा फिर। और यदुओं को मिटाने का श्रेय जो है यहाँ पर गणपति नाग को जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मौखरी वंश आता है। तो मौखरी वंश के बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट जान लेते हैं। मौखरी वंश का अंतिम शासक यहाँ पर ग्रहवर्मा था। तो उत्तराखंड में देखिए नागों को कन्नौज के मौखरी वंश ने परास्त किया था। और मौखरी वंश का अंतिम शासक बता चुका हूँ ग्रहवर्मा था, जिसकी हत्या के बाद फिर यहाँ पर मौखरी राज्य उसके बहनोई हर्षवर्धन के अधीन हो गया। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। फिर आता है थानेश्वर का हर्षवर्धन वंश। देखिए इसने जो है मौखरी वंश को समाप्त कर दिया। फिर देखिए बाणभट्ट की हर्षचरित पुस्तक में उत्तराखंड आने वालों का वर्णन यहाँ पर मिलता है। हर्षकालीन चीनी यात्री यहाँ पर जो है ह्वेनसांग। अब देखिए क्या हुआ, ये इसके शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में यहाँ पर हिमोपुलो या ब्रह्मपुर राज्य में गया था। ये आपको पता होना चाहिए। और इसने जो है ह्वेनसांग ने यहाँ 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया है। कहाँ पर? इस एरिया में, उत्तराखंड में। फिर जो है ह्वेनसांग ने यहाँ 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया है। कनिंगम के आधुनिक गढ़वाल व कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को इसने ब्रह्मपुर कहा। और ह्वेनसांग ने गंगा को क्या कहा है? यह क्वेश्चन आ सकता है। इसने कहा है महाभद्रा। क्या कहा है? महाभद्रा कहा है गंगा को। किसने? ह्वेनसांग ने। और हरिद्वार को मोयुलो। क्या कहा है? मोयुलो इसने कहा है। और इसकी माप जो है इसने 20 लीटर यहाँ पर बताई है। तो ब्रह्मपुर राज्य, फिर इसको देखिए ब्रह्मपुर राज्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ब्रह्मपुर राज्य देखिए पौरवों के अधीन हो गया था। देखिए ये क्या हुआ, पौरवों के अधीन हो गया। कौन? ब्रह्मपुर राज्य। ब्रह्मपुर राज्य गंगा नदी से लेकर पूर्व में करनाली नदी तक ये बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र था। और पौरव वंश का शासन जो है 6वीं सदी से 8वीं सदी तक रहा। और ब्रह्मपुर नरेश जो थे सूर्यवंशी पौरव राजा थे। अल्मोड़ा से मिले तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध जो है ये जो है पौरवों से था।
और तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज जो है कब हुई थी? 1915 में हुई। कब हुई? 1915 में हुई। तालेश्वर वर्तमान में पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो इतने फैक्ट्स आपको याद रखने हैं ब्रह्मपुर राज्य से। तो देखिए, और पौरव वंश के संस्थापक कौन थे? राजा विष्णुवर्मन थे। कौन थे पौरव वंश के संस्थापक? विष्णुवर्मन थे। कौन थे? विष्णुवर्मन। तो देखिए, आज यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट हमने पूरा प्रजातियाँ पढ़ी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपोर्टेंट से, यहाँ पर इससे आगे बढ़ते हैं। फिर अगर आपने जो है वीडियो को अभी लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को आपको जो है शेयर करना है। किसी चीज़ में दिक्कत होती है आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और जिसको भी PDF चाहिए आप कमेंट करें, हाँ PDF को आपको जो है सरलता से यहाँ पर दे देंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।